सन्निधाम परिवार से जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं भाई साहब जगराम सिंह जी का अत्यंत ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे इस व्याख्यानमाला के लिए अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया तथा मैं इस वेबिनार में भाई साहब रंजीत सिंह नदौन और श्री मृगेंद्र सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरी हर संभव सहायता की और इस विचार संगोष्ठी को संभव बनाने में काफ़ी उनका योगदान रहा। मैं आज इस व्याख्यानमाला में ग्राम उत्थान से राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैं सन 96 से वहाँ कार्यरत हूँ और मुझे अवसर मिला है कई जगह काम करने का रूरल एरियाज़ में। ख़ास तौर से मैंने लगभग 10 वर्ष एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में काम किया है जिसका नाम है महेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ इन हरियाणा, और उस स्कीम का प्रोग्राम का नाम था बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। ये जो प्रोग्राम था ये इसका फोकस था कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बजटरी सपोर्ट की वजह से, कमी की वजह से अगर कुछ कार्य नहीं हो पाए हैं तो उन कार्यों को BRGF के अंडर कराना होता था और उसके लिए ग्राम सभाएं आयोजित की जाती थी और वार्ड सभाएं आयोजित की जाती थी और उसमें हम रिक्वायरमेंट्स लेके और फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक प्लान बनाते थे, जिसके अंतर्गत जहां बैकवर्डनेस होती थी जिस विलेजेस में या क्लस्टर ऑफ विलेजेस में, उसमें जो बजटरी सपोर्ट से काम नहीं हो सकते थे वो BRGF से काम कराए जाते थे और पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक प्लान बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपल बॉडीज़। तो वो एक इंटीग्रेटेड प्लान बनता था जिसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अप्रूव करती थी और वो प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट पर लागू होता था। तो मैं कुछ बीच बीच में उसका जिक्र इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि वो एक ग्राम उत्थान के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था और ग्राम एक विलेज में या एक गांव में जो भी एरियाज़ काम करने के हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या बेसिक सुविधाओं की बात हो या लाइवलीहुड के साधन मुहैया कराने की बात हो या छोटे किसान या बड़े किसान उनके लिए मार्केट्स की एक्सेस की बात हो या एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हो या कम्युनिटी सेंटर्स बनाने की बात हो या सिंचाई के साधनों को विकसित करने की बात हो, ये बहुत सारे कार्य थे। चाहे एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड कार्य होते थे तो वो सारे उसमें ज़रूरी थे। और ग्रामोत्थान जिसे हम विलेज इम्प्रूवमेंट या रेजिंग ऑफ विलेज या डेवलपमेंट ऑफ विलेज भी कह सकते हैं या अपलिफ्टिंग ऑफ विलेजेस भी कह सकते हैं, वो बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें हम एक या एक से ज़्यादा बहुत सारे सेक्टर्स आप निकाल लें, चाहे वो एजुकेशन ले लें, चाहे वो हेल्थ ले लें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, चाहे वो मंडी से रिलेटेड मुद्दे ले लें। आजकल आपने देखा होगा किसानों के कितने इश्यूज़ चल रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि ये एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए गए थे सरकार द्वारा मिडिल मैन को उसमें से निकाल के और किसान के लिए काफ़ी प्रोत्साहन देने की बात थी कि जो इनकम उनकी डबल इनकम का जो गवर्नमेंट का सपना है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, उस पर कार्य करने के लिए ये सारा चल रहा है। और लेकिन कुछ उसमें दल हैं जो उसको किसान को गुमराह करके उनको सड़कों पर आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वो सब मुद्दे बड़े इम्पोर्टेंट हैं और उनको सरकार टाइम टू टाइम देख रही है और उनका रोल राष्ट्र निर्माण में बहुत
नेशन बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, राष्ट्र निर्माण में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं इन सारे इश्यूज़ को लेके थोड़ा थोड़ा मेरे कुछ प्रपोजिशंस मैंने तैयार किए हैं। हालांकि मुझे अभी 2-3 घंटे पहले ही इस व्याख्यान के बारे में बताया गया, और इन बिटवीन जो, क्योंकि पिछले 20-25 साल का जो अनुभव है फील्ड में काम करने का, उसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा यहाँ पे। ग्राम, अगर हम अपने देश की बात करें, भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में एक बहुत पुरानी विचारधारा हम सब लोगों ने सुनी होगी स्कूल में या पढ़ते हुए या उसके बाद, कि भारत गाँवों में बसता है। और उसका कारण, इम्पोर्टेंट कारण ये है कि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन शुरू से ही गांव में रही है, और गांव में जो काम होते हैं, खेती के काम हो या दूसरे काम हो, उस पर डिपेंडेंट रही है। लगभग आप देखेंगे 2011 में जनगणना हुई थी। 2011 में भी 68-69% जनसंख्या गांव में रहती थी। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन तो बढ़ी है, लेकिन थोड़ा परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है। अगर पिछले साल तक का डेटा देखें, वैसे तो अगली जनगणना 2021 में होएगी, तब एग्जैक्टली पता लगेगा, लेकिन जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से देखते हैं तो लगभग अभी भी 65% लोग अभी भी गांव में रह रहे हैं, और बाकी बचे कुचे जो हैं आपके 35% लोग शहरों में रहते हैं, क्योंकि 2011 में ये 31% लोग शहरों में रहते थे। तो अब ये थोड़ा सा डेमोग्राफिक कंपोजिशन जो है कि हमारा देश गांव में बसता है। इसके साथ साथ मैं जो बात करना चाहता हूँ वो गांव की दशा की करना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद क्या हमारे गांव की दशा में सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुधार नहीं हुआ है, बट मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी बायसनेस रही है। और बायसनेस के कारण क्या हुआ है कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट शहरों में लगा है। आप देखेंगे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, शहरों में इंडस्ट्रीज़ अच्छी हैं, शहरों में लाइवलीहुड के साधन हैं, शहरों में स्ट्रीट लाइट्स हैं, शहरों में ड्रेनेज सिस्टम है, शहरों में ड्रिंकिंग वाटर अच्छा है, शहरों में टॉयलेट्स अच्छे थे। ये सब सुविधाएं आप जितनी भी देखेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर शहरों में कंसंट्रेट रहे, और गाँव में हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की दशा उतनी अच्छी नहीं रही। तो गाँव की जो खराब दशा थी, जिसका गांव की दशा का बहुत महत्वपूर्ण रोल राष्ट्र निर्माण में है, लेकिन अगर हम गांव पे जोर नहीं डालेंगे, हमारे गांव जो कि लगभग 6 लाख से थोड़ा ऊपर हैं, नंबर ऑफ़ विलेजेस अगर हम अपने कंट्री में देखते हैं तो 6 लाख के ऊपर हैं। मैंने कहीं नंबर भी लिखा है, 6,64,369 विलेजेस हैं, गांव हैं हमारे देश में। और लगभग 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें 8,000 के आसपास शहर भी थे डिफरेंट साइज़ के। लेकिन कुछ शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो बड़ा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के और कई तरह के ये इनइक्वलिटी का जो पैटर्न इमर्ज हुआ शहर और गांव में, तो गांव में तो उतनी विकास की दौड़ जो थी वो लोग देख नहीं पाए, और जिसका इम्पैक्ट हुआ कि लोगों ने तेज़ी से शहरों की तरफ पलायन शुरू किया। और आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सिटीज़ जो है वो तेज़ी से बढ़ा हमारे देश में, और शहरीकरण जिसे हम बोलते हैं वो बहुत तेज़ी से हुआ। उसका कारण यही था कि गांव में हम उस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं थीं, चाहे वो जो मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, सर्विसेज की बात थी, मार्केट्स की बात थी, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम उस तरीके से नहीं प्रोवाइड करा पाए। तो एक तरह से उधर लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अगर किसी किसान के पास 4 एकड़ थी, उसके बच्चों के पास दो बच्चे थे, 2-2 एकड़ रह गई, फिर और 2-2 बच्चे हुए या 3 बच्चे हुए, उनमें फिर बट गई। तो वो लैंड का फ्रेगमेंटेशन होने से जो लैंड सपोर्ट्स करती थी किसान को और गांव की बहुत बड़ी आबादी को, उधर वो जजमानी सिस्टम भी टूटा
क्योंकि बहुत सारी गांव में बहुत सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स ऐसे थे, चाहे वो बढ़ई था, नाई था और दूसरे कारीगर लोग थे और सर्विस क्लास थी, जो गांव के किसानों पे डिपेंड करता था। उनके खेतों में काम कराते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे और अपनी लाइवलीहुड चलाते थे और उनके घरों में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे लैंड फ्रेगमेंटेशन होने से लैंड किसान को ही सपोर्ट करने में सक्षम होने लगी। तो उसका असर ये हुआ कि किसान की मजबूरी होगी कि वो अपना काम चलाए या जो उसके साथ जजमानी सिस्टम के अंतर्गत जो लोग जुड़े हुए हैं उनका काम चलाए। तो वो धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप भी टूटने लगा और जजमानी प्रथा एक तरह से अब ऑलमोस्ट टूट चुकी है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण गांव में रूरल जो कहते हैं ना विलेजेस जो थे उन्होंने या एग्रीकल्चर ने लोगों को सपोर्ट करना कम कर दिया। और आप देखेंगे जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे क्या बहुत तेज़ी से पिछले कुछ डिकेड्स में काफ़ी तेज़ी से घटा है और अब वो लगभग 13-14% पर रह गया। किसी टाइम में ये 55-56% होता था। तो जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घटेगा तो नेचुरली इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर की इनकम विलेजेस में जो आ रही है वो कम हो रही है। और अगर इनकम कम आ रही है तो वो साधन जो सपोर्ट सिस्टम जो है लोगों के लिए वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जो जिसकी कंसंट्रेशन शहरों में रही है शुरू से ही, वो बढ़े हैं, उसमें जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग वो फोर्स्ड हुए एक तरह से गांव को छोड़ने के लिए और शहरों में आने के लिए। एक तो पुश फैक्टर हुआ कि गांव की खराब दशा की वजह से लोगों को छोड़ना पड़ा गांव को, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर अच्छी नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट के साधन उतने अच्छे नहीं थे, सर्विसेज अच्छी नहीं थी, तो उनको छोड़ना पड़ा और शहर की तरफ प्लान करना पड़ा, क्योंकि यहाँ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, सर्विसेज अच्छी थी और बच्चों के एजुकेशन के साधन और दूसरे अच्छे थे। तो शहरीकरण हुआ और जो गांव की गरीबी थी वो शहर में भी आई। तो शहर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे झुग्गी एरियाज़, स्लम एरियाज़, अनऑथराइज्ड एरियाज़, अभी बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं जो स्लम्स के हैं या अनऑथराइज्ड हैं। और ये बहुत काफ़ी आप शहरों में देखेंगे, मैं काफ़ी शहर के मुद्दों पे भी काम करता हूँ। मैंने एक पूरी सीरीज एक स्टडी की है पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, स्टेट ऑफ सिटीज़ इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और मेरी एक किताब भी है अर्बन डेवलपमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो श्री वेंकैया नायडू जी ने 2016 में रिलीज़ की थी विज्ञान भवन में। तो उसमें हमने ये सारे मुद्दे शहरों के भी स्टडी किए, हाउसिंग का, जीविका का, लाइवलीहुड जिसे बोलते हैं, या जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट का क्या पैटर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मुद्दे हैं, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में है, पानी की सुविधाएं, टॉयलेट्स की सुविधाएं, ये सारे जितने भी स्कीम्स हैं, पावर्टी, गरीबी जिसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमने उसमें स्टडी की और पैटर्न देखा कि किस तरह का पैटर्न शहरों में चल रहा है। तो हमने पाया कि बहुत सारे शहरों के मुद्दे गांव से ट्रैवल करके आए हुए हैं, गांव से आए, क्योंकि हमने गांव में सुधार नहीं किया, इसलिए बहुत सारे लोग गांव से शहरों की तरफ आए। और क्योंकि शहर की कंडीशन भी उतनी मजबूत नहीं थी, लोकल गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं थी, सिटी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस थे वो भी शायद इतने मजबूत नहीं थे कि एकदम इतने सारे आए हुए लोगों को अच्छे से मकान प्रोवाइड करा सकें, उन सभी को रोज़गार के अच्छे साधन प्रोवाइड करा सकें। तो बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम किया उन्होंने, कोई दिहाड़ी यहाँ पे आके की, किसी ने कोई स्ट्रीट वेंडर बन गया, किसी ने नाई का काम यहाँ पे अपना पेड़ के नीचे अपना काम लगा लिया, कोई सब्जी बेचता है, कोई प्रेस करता है। तो ऐसे बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ लोगों ने अपना काम शुरू किया। तो शहर की भी उतनी अच्छी नीति कि सभी को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोज़गार दे सके, अच्छे से यहाँ सबको मकान मुहैया करा सके। इसी का एक इसी वजह से आप देखेंगे कि शहरों में भी बहुत सारे एरियाज़ अभी अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं और वहाँ पे इनइक्वलिटी आपको शहरों में काफ़ी देखने को मिलेगी। तो कुछ ये मुद्दा है कि गांव की खराब दशा की वजह से भी एक हम कहेंगे कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में बाधाएं आती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम अब चल रहे हैं कि भाई गांव को कैसे सुधारा जाए, और वो चाहे एजुकेशन या हेल्थ के हों या इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, विलेजेस में मार्केट्स को बेटर करना हो,
या दूसरी जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की बात हो जिससे कि लोग ट्रेंड हों, कैपेबिलिटी अप्रोच जो अमर्त्य सेन जी बात करते हैं कि लोगों की क्षमता वर्धन करो, स्किल डेवलप करो, और वही एक जरिया बनेगा इस चक्र को तोड़ने में जो गरीबी का चक्र है कि लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा स्किल डेवलप नहीं हो पाया है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, और उस वजह से वो धीरे धीरे वो एक गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए अमर्त्य सेन जी ने एक कैपेबिलिटी अप्रोच की बात की, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में कई साल पहले, और किताब भी थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड और भी कई किताबें हैं उनकी। तो उन्होंने ये बात की कि लोगों की कैपेबिलिटी बनाओ, उनकी क्षमता वर्धन करो ट्रेनिंग के थ्रू, स्किल्स के थ्रू, वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू। तो वो इस साइकिल में से, इस चक्र में से इसको तोड़ के बाहर निकलें। तो उसकी अब उसमें जो स्किल सेंटर्स या दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स और जो कई तरह की स्कीम्स हैं, NRLM या शहरों में भी NULM करके है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो उसमें काफ़ी ट्रेनिंग पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काफ़ी जोर है। गरीब को जो है कई तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और उनको रोज़गार के साधन मुहैया कराए जाते हैं, या कोई वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गांव की दशा में सुधार किया जा सकता है। एक और मेरा जो मुद्दा है, एक तो गांव की दशा हुई जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज और दूसरे ये डायमेंशन हुए। एक और मैं जो बात करता हूँ वो है ग्राम स्वराज की, जो शुरू से ही अगर आप देखें जब से देश आज़ाद हुआ है, गांव का जो शासन का सिस्टम था, गवर्नेंस का सिस्टम था, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया। शुरू में कम्युनिटी डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम चले, पंचायती राज पे थोड़ा सा जोर दिया गया, लेकिन जो मेन एक जिसे हम कहेंगे कि एक वाटरशेड डेवलपमेंट हुआ पंचायत के सिस्टम में, वो 92 में एक संविधान में संशोधन किया गया जिसे 73वां संशोधन बोलते हैं संविधान का, और उसमें पंचायतों को काफ़ी अधिकार दिए गए। एक नया शेड्यूल ऐड किया गया जिसे 11वीं सूची 11th शेड्यूल बोलते हैं, उसको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें 28 सब्जेक्ट जो थे वो पंचायतों को देने की बात आई। उस शेड्यूल में पूरे 28 सब्जेक्ट प्रोवाइडेड हैं कि ये पंचायतों को दिए जाएं। लेकिन देखने में ये आया कि बहुत सारे प्रदेश उन 28 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, लेकिन वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो एक ग्राम स्वराज का सपना था वो अधूरा रहा। फिर हालांकि उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हुई, जैसे कि एक तो रेगुलर इलेक्शंस होने शुरू हुए पंचायतों में और म्यूनसिपैलिटीज़ में। एक 74वां संशोधन म्यूनसिपैलिटीज़ का भी हुआ जिसमें 18 सब्जेक्ट म्यूनसिपैलिटीज़ को दिए गए, अर्बन लोकल बॉडीज़ को, और 11th शेड्यूल और 28 सब्जेक्ट जो हैं पंचायतों को दिए गए। 3 टायर सिस्टम था, तो दोनों तरफ 3 टायर था, शहरों में भी और रूरल में भी। तो उसमें इलेक्शंस की रेगुलरिटी आई, उसमें रिजर्वेशन का मुद्दा शुरू हुआ कि औरतों की भागीदारी हो, शेड्यूल कास्ट की भागीदारी हो। कई राज्यों ने बड़े अच्छे उदाहरण पेश किए हैं, लगभग 50% भागीदारी पंचायतों में औरतों की है और शेड्यूल कास्ट की भागीदारी भी बढ़ाई गई है। तो ये कुछ बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो शायद ग्राम स्वराज का जो सपना देखा गया है उसको पूरा करने में, कि लोग भागीदारी से अपनी प्लानिंग खुद करें, अपनी प्रायोरिटीज़ खुद फिक्स करें, अपने कार्य खुद कराएं, और सोशल ऑडिट हो, गांव में लोग सब बैठे हैं मिलके सारा डिस्कस करें, कौन सी स्कीम्स होनी चाहिए, कौन से प्रोग्राम्स होने चाहिए, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ये सब बातें ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। और जो कार्य और जो शक्तियाँ और जो उत्तरदायित्व 73वें संशोधन में फिक्स किए गए हैं,
वो सभी पंचायतों को दिए जाएं। जिन प्रदेशों में ये स्लो चल रहा है उसमें थोड़ा इसको स्पीड अप किया जाए। तो प्रदेश सरकारों को, राज्य सरकारों को इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करना पड़ेगा कि अगर वो वास्तव में ग्राम स्वराज में इच्छुक हैं तो वो इसकी तरफ कदम उठाएंगी और अपनी पंचायतों को सशक्त करेंगी और अपने जो फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज 3F का कंसेप्ट है इसमें कि आप उन फंक्शंस को ट्रांसफ़र करें, जैसे केरला ने किया। केरला ने काफ़ी पहले 73rd और 74th अमेंडमेंट्स को दोनों को इम्प्लीमेंट किया। और केरला में मैं कई बार विजिट किया है, वहाँ स्टडी करके आया हूँ। मैं केरला के लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को बहुत पहले से मैं केरला जाता रहा हूँ। तो वहाँ की पंचायतें बहुत सशक्त हैं। एक छोटी सी पंचायत हमारे यहाँ इधर नॉर्थ की म्यूनसिपैलिटी से भी सशक्त है, क्योंकि वो प्रोफेशन टैक्स भी लेती हैं। पास में जो फैक्ट्री है वहाँ से भी उनको इनकम आती है प्रोफेशनल टैक्स के रूप में। और उनके ऑफिसेज जो हैं पूरे बड़े ऑफिस हैं। जैसे हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटीज़ के ऑफिस होते हैं, वहाँ पंचायत के ऑफिस होते हैं। हमारे यहाँ कई जगह पंचायत में ऑफिस देखने को नहीं मिलता। एक ग्राम सेक्रेटरी होता है, छोटा सा अपना रजिस्टर जेब उसमें रखता है, बगल में थैले में, वो गांव में घूमता है। तो प्रधान जी को जो है या तो ब्लॉक में जाना पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ADC ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि क्या काम कराना क्या नहीं कराना। तो काफ़ी सिस्टम यहाँ उस तरह का है। कई स्टेट्स में ये कंडीशन, हालांकि मध्य प्रदेश में भी सुधार रहा। एक प्रेसिडेंट इन काउंसिल थोड़ी जो केरला में, उसमें वेस्ट बंगाल में भी शुरू हुई, शहरों में भी मेयर इन काउंसिल शुरू हुई। लेकिन जो गांव में उस तरह का एक पार्टिसिपेटरी सिस्टम केरला का देखा गया, उस तरह के कुछ कर्नाटका में भी ये अच्छा सिस्टम देखने को मिलता है। हमने कुछ एक कंपैरेटिव स्टडी की थी पंचायतों की अलग अलग उसमें, तो डिसेंट्रलाइजेशन में 3-4 स्टेट्स का बड़ा अच्छा देखने को आया। तो उसको सभी प्रदेशों में उस तरह के मॉडल्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि भाई हम दूसरे प्रदेशों से भी सीखें कि उन्होंने किस तरह से अपनी पंचायतों को ग्राम स्वराज के इस कार्य को सशक्त करने के लिए किस तरह से फंक्शंस को, फंड्स को और फंक्शनरीज़ को ट्रांसफ़र किया है पंचायतों को। तो इसमें राज्य सरकारों को थोड़े से ड्रास्टिक डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जो ख़ासतौर से राज्य वित्त आयोग बनते हैं उनकी सिफारिशों को लागू करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विलेजेस, ग्राम के प्लान को और शहर के प्लान को इंटीग्रेट करके एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाती है, उसको भी हमें सही मायने में फंक्शनल करना पड़ेगा। कई जगह, कई प्रदेशों में अभी भी देखा गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ सिंबॉलिकली बना दी गई हैं, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही हैं। ना ही विलेजेस के अपने प्लान बनते हैं, ना ही वो शहर का प्लान बनता है ढंग से, ना उसको वो इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। और उसी से राज्यों के खुद के प्लान भी इम्प्रूव होंगे और उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी हमारे ऑफिसर्स की भी बढ़ेगी। और अगर हम उनको सही तरीके से एंगेज करेंगे, सशक्त करेंगे, तो ये कुछ चीज़ें जो है मैं ग्राम स्वराज के बारे में बोलना चाहता हूँ। क्योंकि ग्राम स्वराज जब तक नहीं होगा तब तक हम सही मायने में नेशन बिल्डिंग का कंसेप्ट, जो हमारा राष्ट्रीय निर्माण का जो सपना है, वो भी कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। एक और मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गांव की दशा की मैंने बात की, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैंने जो पंचायतों की और ग्राम स्वराज के मुद्दे की बात की कि वहाँ उनको सशक्त किया जाए, डिवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन जिसकी बात करते हैं, विकेंद्रीकरण हो, उनको अधिकार मिलें प्रधानों को। और जो ग्राम प्रधान या कहीं पे प्रधान बोलते हैं तो कहीं पे सरपंच बोलते हैं, तो उनको अख्तियारात मिलें, वार्ड मेंबरों को अख्तियारात हों, उनके पास फंक्शंस हों, ऑफिशियल्स हों काम करने के लिए, अच्छे ऑफिसेज हों, और वो प्लान बना सकें अपना लोगों की भागीदारी के साथ। आपको पंचायत के पास बायोडाइवर्सिटी प्लान भी मिल जाएगा हर चीज़ के। वो आपको कम से कम, अगर एक विलेज पंचायत में जाएंगे आप, वहाँ ग्राम पंचायत में, तो आपको वहाँ 15-20 तरह के प्लान मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट,
वो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपका डेटाबेस है। हमारे यहाँ नॉर्थ में ख़ास तौर से मैं देखता हूँ कि हमारी पंचायतों के पास डेटाबेस भी बहुत पुअर है, और अगर डेटा नहीं होगा, डेटा को आंकड़े नहीं होंगे, तो हमारी योजनाएं कैसे बनती हैं बिना आंकड़ों के। तो ये बड़ा एक सोचने का विषय है। हम कई बार फील्ड में जाते हैं, लेकिन डेटा के लिए बड़ा मुशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ डेटा होता नहीं है और कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है सिस्टम में। तो वो जब तक डेटा नहीं होगा तो योजनाएं कैसे बनाएंगे। यानी कि डेटा गलत है या डेटा नहीं है और फिर योजना बन रही है, इसका मतलब सारी योजना ही गलत है। तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि अगर हम सही मायने में ग्राम सशक्तिकरण या जो हमारा ये ग्रामोत्थान का जो सब्जेक्ट है, अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसमें हम सीरियसली उसको लेना चाहते हैं, तो ग्राम स्वराज की तरफ हमें ध्यान देना होगा। चौथा जो बड़ा अहम मुद्दा है वो अब युवाओं का है। ग्रामीण युवाओं का जो है, उनकी ऊर्जा का देखा जाए तो बहुत वर्षों से सदुपयोग नहीं किया गया, और ग्रामीण युवा जो है वो बहुत ही इनसिक्योर और कहेंगे कि उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो उस तरह की सुविधाएं थी। और हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें युवा पॉपुलेशन जो है, युवा जनसंख्या जो है वो काफ़ी है, और ऑलमोस्ट 65% लोग जो हैं उनकी आयु 35 वर्ष या उससे नीचे है। तो युवा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा युवा वर्ग होगा, और जो काम करने के लिए ललायत होगा। और जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है जिसमें युवाओं को उनकी एजुकेशन में सुधार की बात की गई है, और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट और उस पर जोर दिया गया है कि शुरू से ही उसको इस तरफ जोड़ा जाए, क्योंकि युवा का रोल जो है वो हमारे, एक तो वैसे ही युवाओं को कहते हैं कि वो भविष्य हैं हमारा, और चाहे वो विकास की बात हो या राष्ट्र निर्माण की बात हो, तो उसमें वो एक महत्वपूर्ण कड़ी कहेंगे। एक राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था युवाओं की क्षमताओं को पहचानना और उसके अनुसार उन्हें अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, और इसके माध्यम से विश्व में भारत को उसका सही स्थान दिलाना। तो ये बड़ा एक अहम मुद्दा है कि युवा को किस तरीके से हम एंगेज करें, उसे कैसे इंटीग्रेट करें राष्ट्र निर्माण में, चाहे वो स्पोर्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो रोजगार के थ्रू हो, चाहे उसकी डिफरेंट तरीके से स्किल फॉर्मेशन हो, कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी जो अहम भागीदारी है वो निभा पाए। तो इसके लिए 3-4 ये बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि युवाओं के व्यक्तित्व में किस तरह से सुधार किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि अब कई जगह ड्रग एडिक्शन या दूसरे कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और स्पोर्ट्स की तरफ रुझान भी कम है कई जगह। कुछ प्रदेश हैं जैसे हरियाणा में देखेंगे तो, हालांकि ड्रग एडिक्शन हरियाणा में भी काफ़ी देखने को मिलता है, बट पंजाब में और हरियाणा में काफ़ी ये इशू है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ स्पोर्ट्स का भी विस्तार हुआ है, और लड़कियाँ भी, युवा लड़कियाँ गाँव से अच्छी निकल के आई हैं, और एशियाड में और ओलंपिक गेम्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा अहम योगदान दिया है। तो ये उनके व्यक्तित्व में किस तरह से सुधार हो, थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू लीडरशिप फॉर्मेशन एट्सेट्रा, और नेतृत्व के गुण किस तरह से उसमें विकसित किए जाएं कि जिस संगठन में भी वो युवा काम करे और जाए, उसमें वो अच्छा नेतृत्व दे, अच्छा उसमें योगदान दे, और एक जिम्मेदार नागरिक के गुण उसमें किस तरह से डाले जाएं। तो ये जो हमारी राष्ट्रीय युवा नीति है उसमें इस तरह की बातें हैं, लेकिन उसको अमली जामा जो पहनाना है वो, उसके लिए हम सभी को मिलके इसमें काम करना होगा कि जिम्मेदार नागरिक जो है, वो जिम्मेदारी वाला काम वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
हमने देखा है कि लोग सड़क पे गंद फेंक देते हैं, हमने देखा है कि कोई भी रूल वायलेट कर देता है, लाइट जंप कर दी या कोई और। तो ऐसे वो गैर जिम्मेदाराना जो कार्य हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, कई जगह जो है देखने को मिलता है कि कई तरह के वायलेशंस जो हैं युवा वो करते हैं। तो उसमें एक जिम्मेदार नागरिक के गुण उसमें हमें शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा। अब एजुकेशन में जो मूलभूत परिवर्तन अब आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें हम देखेंगे कि युवा को शुरू से ही लेके उसको इस तरीके से ढालना पड़ेगा कि वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बाहर निकले। जब स्कूल से बाहर निकले, हमारे जो अपने भाई साहब अपने जो जगराम सिंह जी थे का अभी कल परसों बात हो रही थी कि किस तरह से जो है युवा जो है उसको एजुकेशन के थ्रू जो है रिफॉर्म उसमें लाया जाएगा और किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। तो उस पर हमें बहुत जोर देने की ज़रूरत है। फिर एक स्वयं सेवा की भावना को भी उत्पन्न करना है, क्योंकि हम देखते हैं, हम विदेश में कम से कम मैंने 30 कंट्रीज़ में अलग अलग गया हूँ, पढ़ा भी हूँ बाहर जाके, और मैंने कई जगह ऐसा देखा है, जापान हो या स्वीडन हो या नीदरलैंड हो या दूसरे कंट्रीज़ हो, स्विट्ज़रलैंड है, लोगों में स्वयं सेवा की भावना काफ़ी है। और वो अगर कोई गलत काम हो रहा है उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, कोई कहीं टूट फूट हो गया है उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, कहीं गंद पड़ी है उसे उठाने की कोशिश करते हैं, वक्त का बड़ा ध्यान रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो भावना जो है शायद हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं इसमें कि हम स्वयं सेवा की भावना को शायद डेवलप नहीं कर पाए। आज का बच्चा जो है वो कुछ दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं कि यही कोई काम करें तो करें, हमने नहीं करना। तो वो उस भावना को किस तरह से दोबारा से जागृत किया जाए कि जो हमारे काम है कि भाई हम ही करेंगे ये, चाहे वो हमारी सड़क पे गंद पड़ी है, चाहे वो उसका मसला हो, चाहे कोई नाली में कोई रुकी अटी पड़ी है उसको साफ़ करनी हो, या कोई और काम हो, क्योंकि हमने ही वो गंद फैलाई है, हमने ही वो नालियाँ रोकी हैं, हमने ही वो नाले गंदे किए हैं, हमने ही वो नदियाँ प्रदूषित की हैं। तो हम ही को वो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट सब जगह नहीं हो सकती, गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, गवर्नमेंट हर जगह प्रेजेंट भी नहीं रह सकती। ये हर नागरिक को गवर्नमेंट का एक एक्सटेंशन के रूप में काम करना पड़ेगा, हर नागरिक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो हमें शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा। बच्चे का एक केरला में स्कीम है बच्चों की, वो शुरू से ही बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ट्रेन करते हैं, और उनका इंटरेक्शन पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज़ के ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव से बचपन से ही कराया दिया जाता है, और उनकी सभाएं होती हैं अलग से बच्चों की, और उनसे उनके विचार जाने जाते हैं, उनको सिस्टम्स के बारे में समझाया जाता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रदेशों में ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ कि हम बच्चे को बचपन से उसे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएं, गांव में सुधार कैसे हो सकता है उसके बारे में समझाएं, उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका क्या रोल हो सकता है एज ए सिटीजन। तो ये सब चीज़ें जो हैं समझाने का एक सिस्टम, जगराम भाई साहब बोल रहे थे कि जो नैतिक शिक्षा थी उसमें किस तरह से कमी आई है, और उसको अब दोबारा से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह से उसको रिवाइव करना है। तो नैतिक शिक्षा की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो युवाओं का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में। और ग्रामीण युवा बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन उसकी एनर्जी का सही प्रयोग करना वो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से उसकी सही एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट उसका देखना पड़ेगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह से वो लिबरल सिस्टम जो एक इवोल्व करने की कोशिश की जा रही है कि एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से नोबल लॉरेट निकलते हैं, वहाँ से दूसरे विनर्स निकलते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स के। वो इसलिए निकलते हैं कि क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो उनकी बहुत अच्छी है, चाहे वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हों या
ऑक्सफोर्ड वगैरह इधर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं यूके में, तो हमारे यहाँ भी हैं अच्छी आईआईटीज़ हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का कॉलेजेस का स्टैंडर्ड अभी भी बहुत ख़राब है, और स्कूल्स में टीचिंग और एजुकेशन और वहाँ ओवरऑल क्वालिटी जो है लर्निंग की वो बहुत पुअर है। तो उसकी तरफ हमें इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत देखना पड़ेगा कि किस तरह से यूथ्स पे हम फोकस करके उनको एक इस तरह से उनको चैनलाइज करें उनकी एनर्जी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करें, जिसमें क्योंकि यूथ्स हैं अगर वो अच्छे से ट्रेंड हैं तो गरीबी से भी वही बाहर निकालेंगे देश को, और देश की साख भी वही बनाएंगे, देश को मजबूत वही करेंगे, देश की चाहे वो आर्थिक हालात हों, चाहे वो सामाजिक समरसता का मुद्दा हो, तो अगर यूथ हमारा उत्तरदायी है, यूथ में स्वयं सेवा की भावना है, यूथ जो है उसमें लीडरशिप के गुण हैं, उसका व्यक्तित्व में उस तरह के वो हैं विचार, तो वो आई थिंक बहुत अच्छा रोल वो प्ले कर पाएगा। तो ये मेरा जो चौथा इम्पोर्टेंट इशू है कि जो ग्रामीण युवा हैं उनकी ऊर्जा को किस तरह से हम चैनलाइज करें कि वो राष्ट्र निर्माण में वो अपनी भागीदारी दें, क्योंकि ग्रामीण युवा अगर वो ग्रामीण ग्रामोत्थान में रोल प्ले करेगा तो नेचुरली वो राष्ट्र निर्माण में रोल प्ले करेगा, क्योंकि नीचे से काम शुरू होता है, आपके नेबरहुड से, आपके पड़ोस में आप अच्छा काम करें, वहाँ से वो धीरे धीरे एरिया का काम अच्छा हो जाएगा, उससे फिर पूरे शहर का या पूरे गांव का काम अच्छा हो जाएगा, तो उससे फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। तो चौथा मेरा ये कहने का ये है कि इस मुद्दे को हम चौथे मुद्दे को ध्यान देना होगा कि किस तरह से युवा ग्रामोत्थान में अपना उनकी भागीदारी और उनकी भूमिका और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से बढ़ाया जाए, और वो दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं ड्रग एडिक्शन या रेप या इस तरह की चीज़ें जो हैं और उधर से डाइवर्ट किया जाए कि जो नेगेटिविटी की तरफ या दूसरी जो लॉ एंड ऑर्डर या दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ बच्चे मुड़ रहे हैं, रोज़ डकैतियाँ, आजकल चोरियाँ, ये सब कई यूथ्स जो हैं उसमें एंगेज हो गए हैं, तो उसकी तरफ से उसको मोड़ना पड़ेगा और उसको चैनलाइज उसकी एनर्जी को करना पड़ेगा। पांचवा जो बहुत अहम ग्रामोत्थान से संबंधित मुद्दा है वो है गांव में गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा। वैसे थोड़ी बात मैंने शुरू में भी की है जब मैंने उस ग्रामीण दशा की बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे मुद्दों की बात की, तो वहाँ तो ये बड़ा एक इशू वर्ल्ड ओवर वैसे तो अमर्ज हो रहा है कि इनइक्वलिटी वर्ल्ड में बढ़ रही है, पूरे संसार में सारे लगभग जो विकसित देश हैं, चाहे वो सोशली जहाँ बड़ा वेलफेयर स्टेट स्ट्रॉन्ग था, वहाँ भी इनइक्वलिटी का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम्स जो हैं वो बहुत जगह इमर्ज हुए हैं और उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो वेल्थ है और इनकम है उसका वितरण इस तरीके से उसका एक्यूमुलेशन हुआ है कि वो कुछ लोगों के पास ज़्यादा चला गया है और उसकी वजह से इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं थॉमस पिकेटी, उन्होंने एक किताब लिखी है कैपिटलिज्म इन द 21st सेंचुरी। उस किताब में उन्होंने भारत के ऊपर भी एक चैप्टर दिया है और उन्होंने उसमें कहा है कि भारत इनइक्वलिटी के मामले में कई दूसरे कंट्रीज़ को फॉलो कर रहा है। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकन सिस्टम को भी हम फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका में भी कई तरह की एक्सट्रीम इनइक्वलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं जो गेटोज़ में रहते हैं, स्लम जैसी कंडीशंस में रहते हैं, ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन जिन्हें ये बोलते हैं, अफ्रीका से आए हुए या दूसरे एशियन ओरिजिन के भी लोग हैं काफ़ी जो उस तरह की उनकी अच्छी हालात नहीं है। तो इनकम इनइक्वलिटी वहाँ वेल्थ इनइक्वलिटी काफ़ी है और वो ही पैटर्न हम भारत में देखने को मिल रहा है। एक तो हमारी इनइक्वलिटी वैसे ही कई तरह की हैं, सामाजिक जिसे असमानता कहेंगे कि भाई जनरल हैं, एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं,
कोई माइनॉरिटी है, कोई कुछ है, तो एक सोशल डायमेंशन है इनइक्वालिटी का। दूसरा एडिशनल जो हमें झेलना पड़ता है वो इनकम इनइक्वालिटी का है। वो गांव में भी बढ़ रही है इनकम इनइक्वालिटी और शहरों में भी बढ़ रही है। शहरों में और ज़्यादा है, क्योंकि शहर में या तो बहुत रिच लोग हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल हाउसेज हैं, इनकम के बहुत ज़्यादा उनके पास साधन है, और दूसरी तरफ एक जो या तो झुग्गियों में रह रहे हैं या स्ट्रीट वेंडर्स या दूसरे डिवेलर्स हैं जो आपको बाहर पेड़ों के नीचे, इधर उधर, रेलवे स्टेशन के बाहर, मंडी के पास, बस स्टैंड के यहाँ आपको बहुत सारे लोग इधर उधर बरामदों में मिल जाएंगे। तो वो इनइक्वालिटी शहरों में भी काफ़ी है। लेकिन गांव की इनइक्वालिटी जो है, शहर में फिर भी कोई ना कोई साधन ढूंढ लेते हैं, गांव में दिक्कत है। अब गांव में उतने साधन नहीं रहे हैं, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, उसकी इनकम जो है घट चुकी है काफ़ी, तो उसकी वजह से गरीबी जो है, गांव की गरीबी काफ़ी, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा ख़राब हो गया है। तो गांव में बहुत सारे कई तरह के नशे की आते हैं, और दूसरी आते हैं वो शायद ईगोइस्टिक जो इश्यूज़ हैं, कुछ पर्सनैलिटी के इश्यूज़ हैं, साइकियाट्रिक इश्यूज़ हैं, उस तरह के एमर्ज होने लगे हैं जो शहरों के लक्षण होते थे किसी टाइम में, अब वो गांव में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हम गांव में किस तरह के मूलभूत सुधार करें कि गरीबी और इनइक्वालिटी कम हो, जो लैंड है वो इस तरह से उसका शायद कंसोलिडेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन और उसका डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा किसी 10% या 5% लोगों के पास सारे रिसोर्सेज तो एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं। तो कोई लैंड सीलिंग या कुछ और दोबारा से ये सोचना पड़ सकता है कि एक आदमी के पास सब कुछ है और दूसरा 90% लोग या 80% लोग बिना लैंड, बिना रिसोर्सेज के रह रहे हैं। तो ये बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है जो शायद हमारे देश को और जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह के परिवर्तन किए जाएं सिस्टम में, कि जिससे इनइक्वालिटी की जो ट्रेंड चल रही है, बढ़ती जा रही है, वो घटे और समानता थोड़ी की तरफ हम मूव करें। और जो बेरोज़गारी, कुछ तो पहले ही बेरोज़गारी थोड़ी चली आ रही थी शुरू से ही, गरीबी हटाओ और ये सब 20 पॉइंट प्रोग्राम और बहुत सारे कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज रोजगार योजना, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना और बहुत सारी योजनाएं चलाई गई गरीबी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ना तो गरीबी ख़त्म हुई बल्कि गरीब बेचारा अब और मार झेलने लगा। पिछले जब से 91 में मनमोहन जी ने अपना लिबरल एजेंडा अडॉप्ट किया, उसके बाद ये इनइक्वालिटी बहुत बढ़ी, क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसका असर जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत लोगों ने वेल्थ एक्यूमुलेट बहुत तेज़ी से की और गरीब जो है वो उसकी दशा काफ़ी ख़राब हुई। तो वो थोड़ी सी उन कैपिटलिस्टिक ट्रेंड्स को हमें कहीं ना कहीं रिवर्स करना पड़ेगा और उन लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा जो विकास की दौड़ में पीछे रह रहे हैं, जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, जिनके पास अच्छे मकान नहीं हैं, एक्सेस टू सर्विसेज नहीं है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सर्विसेज की बात हो, या वाटर, सैनिटेशन, टॉयलेट्स या दूसरी इस तरह की मूलभूत सुविधाओं की बात हो। तो उनको हमें देखना पड़ेगा कि उनको हम किस तरीके से, छोटा किसान हो उसको मदद की ज़रूरत है, मज़दूर को ज़रूरत है, ग्राम में जो लैंडलेस लेबर, एग्रीकल्चर लेबर है, उसको किस तरह की स्किल डेवलपमेंट उसकी फर्दर हम कर सकते हैं, जिससे कि वो लाइवलीहुड के और साधन अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सके और अपनी इनकम के रिसोर्सेज बढ़ा सके और अननेसेसरीली शहर की तरफ पलायन ना करे। महिलाओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी की जब बात करते हैं या बेरोज़गारी की बात करते हैं तो गरीब महिलाएं जो हैं वो बड़ी वल्नरेबल कंडीशन में हैं। उनकी लेवल ऑफ बेरोज़गारी अगर देखें या वो ज़्यादा हाई है और उनके कई जगह वेजेस भी उनको कम मिलती हैं। तो उस तरफ भी हमें ध्यान करना पड़ेगा कि समान सब जगह वेजेस हों, समान अधिकार हों। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ ये प्रोवाइडेड है कि भाई आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे
किसी भी जेंडर बेस पे या कास्ट बेस पे या रेस, बट स्टिल कई जगह कुछ तरह की ये चीज़ें देखने को आती हैं, कई तरह के इश्यूज़ आते हैं। तो हमें महिलाओं को देखना पड़ेगा, इवन जो होम डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घरों में काम करती हैं, अपना घर का काम, हाउसवाइफ जिसे बोलते हैं, उसको भी हमें रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाउस वर्क जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। और आज हम अगर किसी लेवल पे जाके पढ़ाई लिखाई या कोई रोज़गार में अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, तो उसमें हमारे घर में जो महिलाएं हमारी हैं उनका बड़ा योगदान, भारी योगदान होता है। तो उस वर्क को भी हमें डिफ़ाइन करना आई थिंक दोबारा से पड़ेगा कि जो घरेलू महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं, उनको हम किस तरह का दर्जा दें कि वो भी उनका रोज़गार के उसमें ये आए। अब कोरोना की वजह से जो बेरोज़गारी या गरीबी का जो कुछ आंकड़ा बढ़ा है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसको हम और ख़ास तौर से जो लोग गांव में पलायन करके गए हैं उनको हाउ टू ब्रिंग देम बैक टू द वर्क, ये एक बड़ा वो है इम्पोर्टेंट। अब हालांकि सरकार ने काफ़ी कुछ मोमेंट भी ओपन कर दिए हैं और जो कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए हैं, बट अभी भी वो इकोनॉमिक मोमेंटम उतना शायद नहीं बन पाया है जिसको बनाने की ज़रूरत है और आगे ये काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक अगला मेरा इशू था। इसी के साथ मैं एक और मुद्दे की बात करना चाहूँगा। जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने एक अवधारणा विकसित की, उसका नाम था पूरा, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन प्रोविज़न ऑफ अर्बन सर्विसेज इन रूरल एरियाज़। तो मैं इसका भी यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक नया डेवलपमेंट मॉडल की तरह लेके आए थे कि विलेजेस में बहुत कंडीशन अच्छी नहीं थी सर्विसेज की, लाइवलीहुड की या जॉब्स की या इंफ्रास्ट्रक्चर की या कम्युनिकेशन की या मूवमेंट। तो बहुत सारे जो मुद्दे थे उसको सोल्व करने के लिए कि भाई रूरल और अर्बन में गैप ना रहे, तो उस तरह की ही सर्विसेज एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस बना के उसमें प्रोवाइड कराई जाएं कि जो शहर जैसी जो सर्विसेज हैं वो विलेजेस में दी जाएं, जिससे कि ग्रामोत्थान हो, गांव का इम्प्रूवमेंट आए, वहाँ कम्युनिकेशन बेटर हो, वहाँ लाइवलीहुड के साधन बेटर हो, वहाँ इंडस्ट्रीज़ भी लगें, वहाँ मूवमेंट अच्छा हो, वहाँ शहर और गांव के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अच्छा हो, और बहुत सारी चीज़, जो बहुत सारी सुविधाएं वहीं की वहीं हों और रोज़गार के साधन भी वहीं हो जाएं, तो वो एक क्लस्टर जो है वो विलेजेस का वो डेवलप हो जाए। और इसको लेके उन्होंने कुछ 10वें 10th 5 ईयर प्लान में ये आइडिया शुरू हुआ था, और 11th 5 ईयर प्लान में कुछ मॉडल एरियाज़ भी डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन समहाउ वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए बहुत विल पावर और बहुत उसकी ज़रूरत थी। तो हम दोबारा इसके बारे में सोच सकते हैं कि किस तरह से हम क्योंकि हमारे पास विलेजेस और शहर का अभी भी डिफरेंस काफ़ी है, तो क्यों ना हम दोबारा से एक बार वो आइडिया सोचा जाए कि किस तरह से हम अपने विलेजेस को डेवलप करें और शहर की तर्ज पे ही वहाँ एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस में ये सारी सुविधाएं हों, जिसका असर जो है फिर वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ेगा। और जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, वो जो मच नीडेड है, 6 लाख हमारे गांव हैं, 6 लाख से ज़्यादा, उनमें विकास हो। एक मिनट जरा तो एक मेरा ये एस्पेक्ट था कि इसके ऊपर अगर हम सोच सकते हो तो रूरल अर्बन का जो गैप है उसको दूर कर सकते हैं। थोड़ा पायलट बेसिस पे हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं जिसमें क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस को डेवलप किया जाए, और वही सुविधाएं जो हम एक बड़े शहर में, मेगा सिटी में दे रहे हैं, वो सुविधाएं वहाँ डेवलप करने की कोशिश की जाए। वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलें, वहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोलें, स्किल डेवलपमेंट का काम वहाँ हो, वहाँ रोज़गार के साधन डेवलप कराएं, वहाँ मंडी हो, वहाँ मार्केट्स हों, सारी चीज़ें हो जो हम शहर में, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हों अच्छे, स्ट्रीट लाइट्स और ये सब फैसिलिटीज़ हों। तो वो अगर उस कंसेप्ट की तरफ दोबारा से ध्यान दिया जा सकता हो तो उस पर भी हम सोच सकते हैं, और उसका भी हम
एक लास्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक समय भी अब ख़त्म होने की तरफ है, और बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो है सामाजिक समरसता और जनसंख्या नियंत्रण का। ये दो बड़े पहलू हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जिनकी गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है कि क्योंकि विकास और राष्ट्र निर्माण की बात हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सामाजिक समरसता नहीं होगी और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारा हमारा विकास का जो फ्रूट है, जो फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट, वो इसलिए ख़त्म हो जाता है या कम पड़ जाता है। फ्रूट खाने वाले ज़्यादा हैं और फ्रूट कम है। तो बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश, वो इसलिए विकसित हो पाए और अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाए अपने लोगों को, क्योंकि वहाँ जनसंख्या पे उन्होंने बहुत नियंत्रण किया। अब तो कई जगह नेगेटिव डेमोग्राफिक ग्रोथ है, चाहे वो जापान देख लो और बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं यूरोप में, नॉर्थ के, वहाँ अब पॉपुलेशन धीरे धीरे अब वो इतनी घट गई है कि वो डेमोग्राफिक में रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। चलो मैं वहाँ तक तो नहीं जाने की कहता, बट एटलीस्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, वो भी देखना पड़ेगा कि ये ना हो कि काम कोई और कर रहा है और फ्रूट कोई और खा रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और सामाजिक ताना बाना जो है हमारा, वो ऐसा रहे कि आपस में भाईचारा भी बढ़े। तो नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल लेवल पे जो है हमें इस तरह के काम भी करने पड़ेंगे कि जो मतभेद हैं कुछ सामाजिक समूहों में, वो दूर हो, भाईचारा हो और समरसता हो। तो ये सब चीज़ें, और साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण जो है वो तभी संभव हो पाएगा कि जब हमारे, चाहे वो विलेजेज हों, क्योंकि विलेजेज में भी जनसंख्या पूरी तेज़ी से बढ़ रही है, तो वहाँ और शहरों में भी, तो वो देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से हम इसको, किस तरह के कारगर कदम उठाएं। सरकार ने जनसंख्या की तरफ अब डिस्कशन शुरू तो किया है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के लिए, लेकिन इसको बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कैसे वो इसको हम इफ़ेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसका असर हमारे गाँव पे पड़ेगा, ग्राम उत्थान पे पड़ेगा, गाँव का निर्माण होगा और गाँव में सुधार होगा, शहरों में सुधार होगा, तो ही राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग का जो हमारा सपना है वो हम पूरा कर पाएंगे। चाहे वो जितने भी मैंने मुद्दे बात की है, चाहे वो गरीबी की बात हो, चाहे ग्राम स्वराज की बात हो, चाहे बेरोज़गारी की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो गाँव में, चाहे वो मंडी और मार्केट्स को इम्प्रूव करना हो, फार्मर्स के मुद्दे हों, या दूसरे जो समूह हैं वहाँ पे गांव में जो रहते हैं, बेरोज़गार या महिलाएं या दूसरे बच्चे हैं, यूथ्स हैं, उनके मुद्दे हों, इन सभी पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और तभी हम ग्राम उत्थान जो हमारा सपना है उसे पूरा कर पाएंगे और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी का जिन्होंने इसको सफल बनाया और जिन्होंने इसमें अपनी भागीदारी दी। मैं सन्निधान परिवार का धन्यवाद करता हूँ। मैं जगराम भाई साहब का और अपने मुर्गेंद्र जी का और अपने रंजीत सिंह जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपना कीमती वक्त आज का इसमें लगाया। जय श्री राम, नमस्कार।